नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश साल चक्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। नई उम्मीद और संकल्प के साथ साल 2023 में क्या खास रहने वाला है। नए साल पर हम सभी लोग कुछ नई उम्मीदें और संकल्पों को लेकर प्रवेश करते हैं। बीते साल हमारे आपके जीवन में हुई अच्छी यादों और चीजों को हम आने वाले नए साल में भी साथ ले जाने के इच्छुक रहते हैं। हम सभी के मन में ये बात होती है कि आने वाला साल खुशियों और नई शुरुआत के साथ हो। साल 2023 में अच्छी सफलताएं हासिल करें, तरक्की मिले, परिवार में सुख शांति रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमेशा आने वाले नए साल की भविष्यवाणी की जाती है। भविष्यफल 2023 की गणनाओं के आधार पर और ग्रह नक्षत्रों की चाल का अध्ययन करते हुए आने वाले पूरे साल के लिए सभी राशि के लोगों के जीवन में घटने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। भविष्यवक्ता या ज्योतिषी हर वर्ष ग्रह नक्षत्रों की चाल और इसका सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करते हुए वार्षिक राशिफल की भविष्यवाणी करते हैं। तो शुरू करते हैं साल चक्र। अब कैसा रहने वाला है आपके लिए 2023 और क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे। नई उम्मीद और संकल्प के साथ नए साल 2023 में आपके लिए क्या रहेगा खास, जानेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में साल चक्र में स्टूडियो में मौजूद हैं, मेहमानों से आपको रूबरू कराते हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी। साथ ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं डॉक्टर ऐश्वर्या पांडे जी। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। तो सबसे पहले हम अरविंद जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। शुरुआत आपसे इसलिए भी क्योंकि जैसे ही घरों में कैलेंडर आता है नए वर्ष का और सबसे पहले हम पलट के राशिफल ही देखते हैं कि क्या कुछ हमारे साथ घटनाएं घटने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आपसे 3 राशियों के साथ शुरुआत करते हैं और भी आगे राशियों के बारे में जानेंगे। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के साथ क्या कुछ होने वाला है 2023 में, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल संचिता जी, और स्वदेश न्यूज़ के जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि यानी सबसे पहली राशि और जिसके 4 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका का जो पहला चरण है वो आता है मेष राशि में। मेष राशि स्वामी मंगल, कैसा साल रहेगा। सबसे पहले 2 बड़े ग्रह जिनके बारे में देखना बेहद आवश्यक है मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, शनि का जो ट्रांजिट है, यानी शनि वर्तमान में मकर राशि में गोचररत है। 17 जनवरी यानी जनवरी के लगभग दूसरे से तीसरे हफ्ते के बीच में उनका ट्रांजिट होगा। बहुत बड़ा ट्रांजिट है ग्रहों के हिसाब से। वो पहुंच जाएंगे कुंभ राशि यानी अपने मूल त्रिकोण की राशि में और बहुत सुंदर रहने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष। ख़ासतौर से 17 अप्रैल को अभी तक गुरु जो मेष राशि से 12वें भाव में गोचररत थे वो भी मेष राशि में 17 अप्रैल को पहुंच जाएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चूंकि पिछले वर्ष से ही राहु लगातार मेष राशि में गोचररत हैं, तो आप देखिए कि मेष राशि को लगातार तंग कर रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली भविष्यवाणी है मेष राशि को लेकर कि 17 जनवरी से आपका समय बहुत शानदार हो रहा है, क्योंकि एकादश भाव में शनि न केवल आपको आय, मान सम्मान, शासकीय, अशासकीय या विभिन्न जो कार्य हैं उन सभी में सफलता देंगे। साल के मध्य में यानी अप्रैल से जैसे ही गुरु का प्रवेश आपकी राशि में होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। संतान, वैवाहिक संबंध, यदि आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप मानकर चलिए 17 अप्रैल के बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से आपके पक्ष में आगे बढ़ने वाली हैं। इसके बाद जैसे ही सितंबर का महीना आएगा, लगभग 16 या 17 सितंबर के आसपास राहु का ट्रांजिट आपकी राशि से निकलेंगे और वो मीन राशि में चले जाएंगे वक्री गति से। तो बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए मेष राशि वाले जातकों के लिए तो ये साल बड़ा अहम रहने वाला है। कामकाज के हिसाब से ये साल आपके कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिहाज से, प्रॉपर्टी, आप नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, सोना चांदी या कोई भी निवेश यदि आप इस वर्ष में करना चाहते हैं, बेहद शानदार रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, संतान को लेकर कोई चिंता है तो वो चिंता आपकी फरवरी महीने के बाद से दूर होने जा रही है। कुल मिलाकर यदि कहा जाए मेष राशि वाले जातकों के लिए तो ये साल
बेहद कमाल का साल है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं या राजनीतिक किसी दल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। आप 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे आप उसके बाद प्रवेश कर लीजिए, बहुत अच्छा साल है। यदि कोई आप नया स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं, चूँकि स्टार्टअप का ये साल भी है तो आप स्टार्टअप भी प्रारंभ कर सकते हैं। नया स्टार्टअप आपको बहुत लाभ देने जा रहा है, बहुत सारे नए सहयोगी आपको प्राप्त होंगे, कामकाज बहुत शानदार रहने वाला है। कुल मिलाकर यदि हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की गणना करें, बीच में जब मंगल ग्रह आपकी राशि से, खासतौर से जुलाई के बाद जब वो चौथा होगा यानी कर्क राशि में नीच का होगा, उस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेष राशि वाले जातकों को नई वाहन, नई गाड़ी, नए मकान का सुख इस साल प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर यह साल मेष राशि वाले जातकों का ही वर्ष माना जा सकता है। इसके बाद की हम अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातक पिछले कई दिनों से बेहद परेशान थे और ख़ास तौर से संचिता जी मैं बताना चाहूँगा वृषभ राशि वाले जातकों का पिछला साल तो बहुत ख़राब निकला है। लगातार शनि उनको तंग करता रहा, गुरु ने बहुत तंग किया, राहु और केतु ने भी बहुत परेशान किया। क्योंकि आप देखिए केतु वृषभ राशि से लगभग 6ठे भाव में गोचररत थे, राहु वृषभ राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। शनि जो लगातार आप सोचिए कि भाग्य स्थान में था, वक्री होकर चलता रहा, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता रहा। लेकिन नया साल बहुत अच्छा बेहतर रहने जा रहा है वृषभ राशि वाले जात को। जो आपने पिछले 7-8 सालों से लगातार परेशानियों का अनुभव किया है, वो परेशानियां 2023 में लगभग कम होने जा रही हैं। शुरुआत 17 जनवरी एक बार पुनः, चूंकि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ में प्रवेश करेगा, यानी आपकी राशि से दशम भाव। कामकाज को लेकर जितनी परेशानियां थी इस साल वो सारी दूर होने जा रही हैं। खूब पैसा आपको मिलेगा, कामकाज में बहुत उन्नति होगी, नए किसी कामकाज की शुरुआत होगी, पुराना जो रुका हुआ आपका कामकाज है वो सब, उसकी जितनी भी बाधाएं वो इस साल दूर होने जा रही हैं। देखिए शनि और गुरु अभी यानी साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपकी बहुत मदद करेंगे। हालांकि गुरु 17 अप्रैल के बाद आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, परंतु गुरु महाराज आपके लिए आने वाले दिनों में एक प्रकार का प्लेटफॉर्म तैयार करके जा रहे हैं जिसमें बहुत शानदार मंजिल खड़ी होगी। ये जो 5 साल आने वाले हैं 2023 से 2027 के बीच में, ये वृषभ राशि वाले जातकों के 5 साल हैं जिसमें बहुत उन्नति करेंगे। न केवल उनका विवाह होगा, अविवाहित है तो विवाह होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा, कामकाज के लिहाज से बहुत सुंदर समय बीतने जा रहा है। प्रेम संबंध इस साल बहुत शानदार रहेंगे। यदि आपका प्रेम सहयोगी पिछले साल रूठा हुआ था तो इस साल आपसे मान जाएगा। और आप देखेंगे कि अभी 23 जनवरी के बाद जैसे ही बुध ग्रह मार्गी होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत अच्छा समय जनवरी का लास्ट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये बहुत सुंदर महीने जाने वाले हैं। हालांकि जब शनि वक्री होंगे मई के महीने में थोड़ा सा तंग करेंगे, लेकिन कुंभ राशि में वक्री होने के बाद भी आपको तंग नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सितंबर माह में जब राहु मेष राशि को छोड़कर मीन में जाएंगे, आपके लिए उसके बाद से जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी दूर होने लगेंगी। कार्य क्षेत्र के लिहाज से साल बहुत शानदार जाने वाला है। मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। संतान को लेकर, पिता को लेकर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी आपके जीवन में दूर होने जा रही है। साल का अंत बहुत सुंदर आपके लिए नया संदेश देकर जाएगा, खुशखबरियां देकर जाएगा। तो मित्रों, वृषभ राशि वाले जात को बहुत शानदार समय बीतने वाला है। अगली राशि की हम और चर्चा कर लेते हैं जो कि राशि है मिथुन। तो देखिए मिथुन राशि वाले जातक भी पिछले साल 2-2.25 साल से शनि के अशुभ ढैया से पीड़ित थे। शनि अष्टम भाव में चल रहा था, बहुत तंग कर रहा था। हालांकि आप देखिए कि गुरु ग्रह जो कि मिथुन राशि से सप्तम और दशम भाव का स्वामी ग्रह माना जाता है, लेकिन आप देखिए वो भी लाभ नहीं दे पा रहा था। लेकिन आपको मित्रों इस साल आपको भी बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए एक तो शनि की अशुभ ढैया 17 जनवरी से दूर होगी, तो जितना तनाव और परेशानी आपके जीवन में जो भरा हुआ था, उन परेशानियों से न केवल आपको निजात मिलेगी, आराम, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। जो रुका हुआ पैसा आपके जीवन में था वो पैसा आपको प्राप्त होने वाला है 17 अप्रैल के बाद। खास तौर से जब गुरु ग्रह एकादश आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, वो 13 महीने
आपके पूरे जीवन में बहुत अहम रहेंगे, कार्य क्षेत्र के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, शासकीय कार्यों के हिसाब से, संतान के हिसाब से, पिता के हिसाब से बहुत शानदार बीतने वाले हैं। गुरु का एकादश भाव में भ्रमण आपके वैवाहिक संबंधों, प्रेम संबंधों में भी बहुत खास रहने वाला है, बहुत शानदार और बहुत आनंद आने वाला है आपको। लेकिन आपको मित्रों ध्यान रखना पड़ेगा, मई के महीने में जब शनि वक्री होगा आपको एक बार पुनः परेशान करेगा। मई से लेकर सितंबर का जो महीने हैं उन महीनों में आप कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट बनकर पैदा हो। लेकिन सितंबर के बाद एक बार समय पुनः आपके पक्ष में आएगा। देखिए राहु बहुत दूर चला जाएगा आपकी राशि से, राहु और शनि ने बहुत तंग किया है। सितंबर के महीने में राहु जैसे ही मेष से लेकर मीन राशि में जाएगा आपको बहुत आनंद आएगा। हालांकि केतु का ट्रांजिट कन्या राशि में होगा, उसके चलते सुख भाव में थोड़ी कमी आएगी, माता को लेकर कष्ट हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में सितंबर के बाद निवेश करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि केतु आपको तंग करने वाला है। एक चीज का ध्यान आपको रखना है, इस साल आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना है, खास तौर से पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। और मित्रों जिनका विवाह नहीं हुआ है, मिथुन राशि वाले जातकों का विवाह इस वर्ष अवश्य होने जा रहा है। तो बहुत सुंदर जानकारी पंडित जी, और भी राशियों के बारे में आपसे जानूंगी, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सब्र खाने के लिए बोलती हूँ। ऐश्वर्या जी के पास जाती हूँ। ऐश्वर्या जी भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या जी, आपसे सबसे पहले सवाल मेरा छत्तीसगढ़ को लेकर ही है, क्योंकि वहां से ही आप जुड़ी हुई हैं और वहां को बहुत सुंदर तरीके से आप समझती भी हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को लेकर ही प्रश्न। ऐश्वर्या जी, 2023 छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अहम है, चुनावी साल भी है, और तो क्या कुछ इसके लिए खास रहने वाला है? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में सबसे पहले तो हम आपसे जाने, उनके सितारे कितने बुलंद नजर आ रहे हैं, क्या कुछ 23 में हो सकता है? बिल्कुल जी, हर हर महादेव सभी को। और सर्वप्रथम मैं स्वदेश न्यूज के माध्यम से सभी भारतवर्ष के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आने वाले वर्ष के लिए। ये वर्ष आप सभी के लिए बहुत सुख समृद्धि ऐश्वर्य और उन्नति लेके आए, मेरी यही कामना है ईश्वर से। जैसे कि आपने पूछा संचिता जी मुझसे कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, भूपेश बघेल जी की कुंडली का अगर मैं विश्लेषण करूं तो कन्या लग्न की कुंडली बनती है और लग्न में मंगल लग्नस्थ है, जो इनको बहुत ही कर्मठ जुझारू बनाता है और एक अलग लेवल का अगर मैं बोलूं तो बोल्डनेस देता है। वो हम सभी को छत्तीसगढ़ में ये देखने को भी मिल रहा है, उनके जो बेबाक तरीके से उनके जो काम देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय जो लगातार इस बार सत्ता में सरकार में देखने को मिल रहे हैं। शनि की दशा उनकी जो हुई है प्रारंभ, बृहस्पति की दशा हमारे मुख्यमंत्री जी की खत्म होके शनि की दशा का हुआ है आरंभ। मान के चलिए गुरु और शनि का ये जो संयोग है इनकी पत्रिका में, इनको अभी कहीं ना कहीं बहुत कुछ देने वाला है। छत्तीसगढ़ की सरकार में खास बदलाव तो मुझे आते नहीं दिख रहे हैं। मैं ये मान सकती हूँ कि चुनौतियों से भरा रह सकता है कुछ आने वाला 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन किसी भी रूप में इनकी सत्ता या इनकी कुर्सी जाती नहीं दिखाई दे रही है। ये एक बहुत शुभ संकेत रहने वाला है इनके लिए, जहां पे हम ये जरूर देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर ये देते हुए दिखाई देंगे दूसरी पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को, लेकिन ये अपनी सत्ता में बेबाक रूप से बने रहेंगे। शनि थोड़ी मध्य धीमी यानी कि स्लो चाल वाला प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ निर्णय लेने में विलंब आ सकता है या इनको कुछ रिजल्ट्स मिलने में भी डिले देखने को मिल सकता है। लेकिन ये शनि इनके लिए सत्ता के रूप से बहुत जबरदस्त इनको यहाँ पे रिजल्ट्स देने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो सरकार है वो अपनी जो है कुर्सी बनाए रखेगी। यानी कि हम कह सकते हैं उन्हें फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो पूरा कर लेगी। जी ठीक है ऐश्वर्या जी, लौटूंगी वापस से आपके पास, एक बार फिर से अरविंद जी के पास जाऊंगी और 3 राशियों के बारे में चर्चा करूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो बेसब्री से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशि कब आए और वो जान सके कि ये साल उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है। तो अरविंद जी, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बिल्कुल इससे पहले ऐश्वर्या जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी जरूर। भूपेश बघेल साहब की जो कुंडली है वो कन्या लग्न और धनु राशि की कुंडली है जी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में उनके ऊपर जन्म हुआ है। और निसंदेह एक चीज बताने लायक है उनके बारे में, चूंकि शनि धनु राशि के जातक हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। आप देखिए राशि से शनि का जो गोचर हो रहा है वो पराक्रम भाव में हो रहा है, यानी शनि का अशुभ ढैया उनके ऊपर से दूर हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, चूंकि ये बात बिल्कुल
उन्होंने कही कि शनि की महादशा में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो शनि उनको वाकई में देने जा रहा है। वो एक नीलम और पन्ना रत्न भी लगातार धारण करते हैं, तो निसंदेह शनि देगा। परंतु ये जो समय शुरू हो रहा है ख़ास तौर से आप देखेंगे कि आप जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ये समय उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय रहेगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वह दूसरे व्यक्ति हैं टी.एस. सिंहदेव बाबा, जिनकी कुंडली भी धनु लग्न और कुंभ राशि की है। चूँकि ज्योतिषी हैं तो दिन भर कुंडलियाँ याद ही रखते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कि धनु लग्न कुंभ राशि है, और आप देखेंगे कि कुंभ राशि में 17 जनवरी को शनि का प्रवेश होने वाला है। तो टी.एस. बाबा की जो कुंडली है वो 17 जनवरी से बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यानी आपको छत्तीसगढ़ में सत्ता का संघर्ष एक बार फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन इस बात की भविष्यवाणी मैं ज़रूर करूँगा आप ही के चैनल के माध्यम से कि इस बार जो चुनाव होंगे खासतौर से छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार एक बार पुनः बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। ये वर्ष की पहली भविष्यवाणी ऐश्वर्या जी के साथ ही हम लोग कर रहे हैं, तो इस बात को आप जरूर चलाइएगा जब चुनाव हो। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसमें दो रानी, दोनों के ही सितारे प्रबल हैं। लेकिन टी.एस. बाबा की कुंडली मुझे लगता है कि 17 जनवरी से बहुत शानदार होने जा रही है। तो टी.एस. सिंहदेव साहब कुछ ना कुछ इस वर्ष में जरूर बढ़ा, यानी कि उनका संघर्ष जो है अब रिजल्ट देगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रिजल्ट की ओर आगे बढ़ेगा। और चूंकि सबसे बड़ी बात भूपेश बघेल साहब की कुंडली में ये है कि उनके जो विरोधी शत्रु हैं वो प्रबल होने जा रहे हैं। चूंकि छठे भाव की जो राशि है वो कुंभ राशि है, और शनि का गोचर चूंकि कन्या लग्न की कुंडली है, शनि वहीं पर ही प्रवेश कर रहा है। तो जितने बड़े शत्रु हैं वो सब 17 जनवरी से प्रबल होने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब तक गुरु मेष राशि से आगे निकलकर यानी मई में नहीं पहुंचेगा, तब तक उनको संघर्ष करना पड़ेगा राजनीतिक रूप से और बाकी चीजों में भी। तो बात निकल के हम बघेल साहब को पूरा करके अब अगली राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जरूर। तो राशि बढ़ती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के ऊपर हम आगे आते हैं। तो कर्क राशि की जो साल है, ये साल थोड़ा कर्क राशि वाले जातकों के लिए कमजोर वर्ष बनता है। और कमजोर साल इसलिए है क्योंकि साल की शुरुआत से ही शनि का अशुभ ढैया आपके ऊपर शुरू हो रहा है। हालांकि गुरु का गोचर 17 अप्रैल के बाद से दशम भाव में जाएगा, तो गुरु कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश होता है। लेकिन भाग्येश गुरु जो है वो उतनी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्ष भर शनि का अशुभ ढैया, देखिए ये अष्टम ढैया है आपके जीवन में। इस साल बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज को लेकर बहुत परेशानी होगी, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि शनि का अष्टम गोचर है। अभी शनि उतना तंग नहीं करेगा जितना कि वो अप्रैल के बाद करेगा, जब वो कुंभ राशि में वक्री हो जाएगा। तो वक्री शनि उनको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। तो पूरे वर्ष भर आप ध्यान रखिए, नया कोई भी कामकाज शुरू मत करिए, ताकि आपको आपके जीवन में किसी भी स्वरूप में परेशानियों का सामना करना पड़े। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वाहन पूरे वर्ष भर आप सावधानी से चलाइए। तीसरा, यदि आप किडनी, शुगर, डायबिटिक के पेशेंट हैं तो वर्ष भर में अपने हार्ट की जांच जरूर कराइए, क्योंकि ये समस्याएं आपको इस वर्ष में आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लें, कोई भी नया काम इस वर्ष शुरू करने से बचने की कोशिश करिएगा। मन को शांत रखिए। वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव हो सकता है, संतान को लेकर परेशानी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि केतु पूरे वर्ष भर सितंबर तक आपकी राशि से चौथे भाव में, और राहु वर्ष भर सितंबर तक खासतौर से दशम भाव में गोचर करेगा। कामकाज को लेकर, सुख को लेकर परेशानी आ सकती है, माता को लेकर परेशानी हो सकती है, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट इत्यादि में भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। कर्क राशि वाले जातक थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इस वर्ष को निभाइएगा। अगली राशि की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि सिंह राशि है। तो सिंह राशि वाले जातकों का ये साल पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर जाने वाला है। उसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण हैं। देखिए, शनि और गुरु दोनों की स्थितियां आपकी राशि से बहुत मजबूत हो रही हैं। हालांकि शनि सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है, तो वैवाहिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंधों में तो उतार चढ़ाव लेकर आएगा, परंतु गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया होने वाली है। कारण ये है कि गुरु अप्रैल तक तो अष्टम भाव में रहेगा, लेकिन 17 अप्रैल के बाद जैसे ही वो भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, आपके जीवन की दशा और दिशा को वो बदल देगा। क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में गुरु पंचम भाव का स्वामी है। राजनीति, शासन, संतान, पिता इत्यादि क्षेत्रों में, शिक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको बहुत सफलता देने वाला है। परंतु ध्यान रखिए मित्रों, सिंह राशि वाले जातक कि मई में जब शनि वक्री होगा तो थोड़ा कष्ट देगा, परंतु राहु सितंबर के महीने के बाद मेष राशि से निकलकर आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, किडनी,
पेट या उससे जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो वो बढ़ सकती है आपके जीवन में। वैवाहिक संबंधों को उतार चढ़ाव से भरा बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में भी वो कहीं ना कहीं आपको तंग अवश्य करेगा। इसलिए साल मिला जुला है, ध्यान रखिए, मिले जुले साल को बढ़िया तरीके से निभाइए। अगली राशि यानी कन्या की हम चर्चा करते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों का ये साल पिछले साल की तुलना में बेहद शानदार होने वाला है। दो प्रमुख कारण देखिए, गुरु सप्तम भाव में गोचर करेगा 17 अप्रैल तक, शनि छठे भाव में आ रहा है। तो आप देखिए कन्या राशि वाले जातकों का ये साल कई सालों की तुलना में बहुत शानदार जाने वाला है। 2.5 साल आपके जीवन में बिल्कुल आप हवाई जहाज पे सवार हो जाइए, उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। साल आप उड़ते रहेंगे। कामकाज के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत उन्नति मिलने वाली है। विरोधी कमजोर होंगे, स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, कामकाज बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत सारा धन आपको इस वर्ष प्राप्त होगा। आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों ये साल आपके लिए बना हुआ है। तो बिल्कुल पंडित जी लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास में और राशियों के बारे में जानने के लिए, लेकिन एक बार फिर से हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। हमारे साथ लगातार ऐश्वर्या जी भी बनी हुई है। ऐश्वर्या जी, आपके पास पुनः लौटूंगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में आपने बखूबी अभी बखान किया है, लेकिन अब कोरोना के बारे में भी बखान कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है। पूरे देश भर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से वो पुराना दौर उनको देखने को ना मिले। लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार फिर पीक पॉइंट पर होगा। आपको क्या लगता है, देश में कोरोना की क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल। देखिए, भारतवर्ष की कुंडली के विषय में अगर मैं बात करूं देश का आकलन करने के लिए, तो वृषभ लग्न कर्क राशि की यह कुंडली बनती है। अब अगर जब हम कोरोना के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है मृत्यु, कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट। कहीं ना कहीं डेथ रेट के बारे में हम बात करते हैं कि कितनी जाने जाने वाली है। चंद्रमा की स्थिति अगर मैं भारतवर्ष की कुंडली से आकलन करूं तो चंद्रमा अष्टम भाव से अष्टम में विराजे हुए हैं। ये संयोग यहाँ पे इनका बन रहा है सूर्य का, चंद्रमा का, शनि का, शुक्र का और बुध का। ये जो 5 महत्वपूर्ण ग्रह है कुंडली में, ये सभी तृतीय यानी कि पराक्रम भाव में विराजे हुए हैं। अब अष्टम से अष्टम चंद्रमा होने के कारण एक चीज तो निश्चित कहा जा सकती है कि अभी जो दशा भी चल रही है वो चंद्रमा की दशा चल रही है। 10 वर्ष की लंबी दशा जो कि 11 सितंबर 2015 को लगी थी और 11 सितंबर 2025 तक रहने वाली है। अंतिम के लास्ट के 2 वर्ष 9 माह इस पे शेष है, जिसमें से अभी जो दशा चल रही है वो चंद्र में केतु की चल रही है। चंद्र और केतु का जो ये संयोग है ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस बढ़ाएगा इस साल, और इन्फेक्शन के रूप में कोरोना इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत पीक में तो नहीं जाएगा, ईयर के मध्य तक तकरीबन जब तक ये दशा यहाँ पे रहने वाली है केतु की, 11 जुलाई तक ये केतु की दशा अंतर्दशा रहेगी। तब तक यहाँ से 7 महीने का जो पीरियड है, शुरुआती 7 माह, ये इन्फेक्शंस बढ़ा सकता है। चंद्र अष्टम से अष्टम होने के कारण डेथ रेट में कहीं ना कहीं वृद्धि अवश्य रूप से देखी जा सकती है। तो सलाह यही रहेगी कि हमें आउटमोस्ट प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ी भय की स्थिति जरूर हमारे लिए ये दशाएं बना रही हैं। जी ऐश्वर्या जी, छत्तीसगढ़ के लिए भी क्या कुछ स्थिति रहने वाली है कोरोना को लेकर? हालांकि यहाँ पर देखा जाए फिलहाल स्थिति जो है ना के बराबर है, महज कुछ ही एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इसके संबंध में बहुत बेहतर काम कर रहा है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ को देखते भी हुए भी क्या वहां पर भी कुछ दिक्कतें देगा कोरोना? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के विषय में बोलूं तो खतरा जो है, संकट जो है वो बहुत भारी मात्रा में तो पूरे देश में ही नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सावधानियां लगातार हमको बरतते हुए चलना पड़ेंगी। सभी भारत के राज्यों में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। जी ठीक है ऐश्वर्या जी, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अरविंद जी भी लगातार बने हुए, एक बार फिर से अरविंद जी के पास लौटूंगी। अरविंद जी, अगली राशिफल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि 2023 मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर भी चुनावी साल है, तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ देखने को मिलेंगी? पहले आप मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही 1 नवंबर को नया वर्ष अपना मनाते हैं, स्थापना वर्ष। तो दोनों की राशियां अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश चूंकि धनु लग्न कन्या राशि का प्रदेश है और छत्तीसगढ़ धनु लग्न मेष राशि का प्रदेश है, तो दोनों की राशिगत व्यवहार दोनों का अलग अलग रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बीच में कही, मेष राशि के लिए तो छत्तीसगढ़ के लिए मेष राशि बहुत शानदार जाने वाला है। वहीं मध्य प्रदेश चूँकि छत्तीसगढ़ धनु लग्न कन्या राशि का,
प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के लिए भी ये साल बहुत खास जाने वाला है। उन्नति बहुत होगी और ख़ासतौर से औद्योगिक और बाकी क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश आने वाले 2.5 सालों में बहुत आगे बढ़ेगा। देखिए, प्रश्न आता है राजनीतिक रूप से, तो मध्य प्रदेश में चूंकि दोनों ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी राशि मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की पार्टी है, वहीं कांग्रेस धनु लग्न और कन्या राशि की पार्टी है। तो वृश्चिक राशि की पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं शनि का अशुभ ढैया प्रभाव करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष का माहौल रह सकता है। वहीं कांग्रेस चूंकि धनु लग्न और कन्या राशि की पार्टी है, तो कांग्रेस के लिए माहौल थोड़ा सा आसान रहेगा। लेकिन चूंकि हम लोग परिणाम घोषित करते हैं जब चुनाव जिस तारीख को होता है, उस तारीख को ये पता लगता है कि भाई उस समय नेता कौन है, दोनों पार्टी किसके नेतृत्व में लड़ रही हैं। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारी बातें लगातार चल रही हैं, जनवरी के बाद ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो मुझे लगता है जनवरी के बाद आप एक बार पुनः आमंत्रित करिए, हम मध्य प्रदेश के बारे में जरूर भविष्यवाणी करेंगे। बात आती है अगली 3 राशियों की, तो तीनों राशियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों का ये साल पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर होगा। एक तो शनि का शुभ ढैया आपकी राशि से दूर हो रहा है, और दूसरा जो गुरु अभी तक छठे भाव में चल रहा था, वो 17 अप्रैल के बाद समसप्तम भाव में प्रवेश करेगा। तो ये साल पिछले साल की तुलना में कई गुना बहुत बेहतर जाने वाला है, बहुत आनंद का समय रहेगा। और ख़ासतौर से सितंबर में जब केतु आपकी राशि से पूरी तरह से जाकर कन्या में प्रवेश करेगा, तो समय और भी बेहतर होगा। तो ये साल आपके कामकाज के लिए बढ़िया है, तनाव आपका दूर होगा, संतान को लेकर परेशानी आपकी कम होंगी, पिता पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, शासकीय कार्य जो अटके हुए थे वो आपके कार्य दूर होने लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, विवाह जो आपका नहीं हुआ था वो 17 अप्रैल के बाद जरूर बनेगा, क्योंकि 13 महीनों के लिए गुरु महाराज आपकी राशि से समसप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत खास है। तो ये साल आपके लिए इस प्रकार से रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर 17 जनवरी से ही शनि का अशुभ ढैया प्रारंभ हो रहा है। तो शनि तंग करेगा, लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए न्यूनतम रहेगा, क्योंकि चौथे भाव का शनि उतना तंग नहीं करता है, फिर भी हाँ सुख में थोड़ी कमी लाएगा, माता को लेकर थोड़ा कष्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में थोड़ी परेशानियां जरूर लेकर आएगा। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि गुरु महाराज जो कि आपके मास्टर प्लेनेट हैं, पंचम भाव के स्वामी, द्वितीय भाव और आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, तो राजनीतिक रूप से बहुत उठाव आपके जीवन में आने वाला है। विरोधी पक्ष कमजोर होंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि गुरु छठे भाव में रहेगा, तो बहुत अच्छी सेहत आपको देकर जाएगा, परेशानियां आपकी दूर करेगा, विरोधी पक्ष को कमजोर करके जाएगा, संतान, माता पिता सभी से सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल सामान्य है, और सामान्य से थोड़ा बेहतर भी है। अगली राशि यानी धनु राशि की हम लोग चर्चा करते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों का ये साल पिछले साल की तुलना में और बेहतर जाने वाला है। 2 कारण, एक तो शनि का ढैया दूर हो रहा है, दूसरा 17 अप्रैल से गुरु महाराज आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो 17 जनवरी से 17 अप्रैल के बीच का समय बहुत बढ़िया है, और 17 अप्रैल से समय और भी बेहतर है। परंतु जब शनि वक्री होंगे तब थोड़ा सा ध्यान आपको अवश्य रखना है। शत्रु परेशान करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, कामकाज को लेकर दिक्कत हो सकती है। तो मई से लेकर सितंबर के बीच के समय का बहुत ध्यान से आप निकालिए। बाकी केतु चूंकि निकलेगा और केतु आपकी राशि से दशम भाव में आएगा, तो कामकाज में कष्ट देगा। तो सितंबर के बाद कोई बड़े काम को करने आप यदि जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा। और चौथे भाव में राहु आएगा, तो माता, सुख, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में वो कष्ट भी देगा। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल अरविंद जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे दर्शक लगातार आपसे जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी राशियों का इंतजार भी बारी बारी से कर रहे हैं। एक बार फिर से हम ऐश्वर्या जी के पास चलेंगे। ऐश्वर्या जी, जिस तरीके से हम लगातार अभी फिलहाल समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी, एक और दुनिया में फिलहाल जो है वो समस्या चल रही है। दुनिया में युद्ध का माहौल चल रहा है, रूस यूक्रेन के हालात किसी से छुपे नहीं है कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। तो क्या ये 2023 में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ रहा है, या दुनिया में शांति बहाल हो सकती है, और इससे भारत पर क्या कुछ असर रह सकता है, ये भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल जी, देखिए, एक चीज तो मैं निसंदेह बोल सकती हूँ, वन स्टेटमेंट भी, कि 2023 में किसी भी प्रकार का विश्व युद्ध नहीं होने वाला है। ये एकदम तय विषय है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रूस बहुत ही डोमिनेंट रहने वाला है। मंगल और राहु का जो योग बन रहा है, तो रूस काफी हद तक रशिया प्रचंड रूप से प्रयास करेगा इस अंगारक योग के कारण चीजों को बेहद रूप से खराब करने की। लेकिन अगर मैं फिर भारत की इसमें बात करूं, तो जो वृषभ लग्न की कुंडली, कर्क राशि, इसमें मंगल की जो पोजीशनिंग है द्वितीय भाव में है। मंगल डोमिनेटिंग पोजीशन में रहने वाला है। तो भारत में बॉर्डर में कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां जरूर बन सकती हैं, और एक
ऊपर नीचे उतार चढ़ाव की स्थितियां लगातार पूरे वर्ष में रहने वाली हैं, लेकिन ये चीज तय है कि भारत में सेना का प्रभाव बहुत ही प्रबल रहने वाला है और किसी भी तरीके की अनहोनी या घटना वॉर के रूप में एटलीस्ट भारत में हमें नहीं देखने को मिलेगी। उसके चलते टेंशन का माहौल जरूर बना रहेगा, परिस्थितियां भी बहुत प्रतिकूल अनुकूल लगातार चलती रहेंगी, लेकिन कोई विशेष रूप से अगर मैं बोलूं तो बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ी क्षति भारत को 2023 में तो निश्चित ही नहीं होने वाली। राशिफल बता रहा हूँ। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से भी आपने यहाँ पर बताया कि कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि जहाँ पर विश्व युद्ध जैसी चीजें देखने को मिले, लेकिन जो ये दोनों देशों के बीच में युद्ध या जंग छिड़ी हुई है, इसमें सभी की निगाहें जो है भारत की तरफ भी लगातार टिकी हुई हैं। सभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद यहाँ पर भारत पहल करे दोनों देशों के बीच में शांति बहाल करने के लिए। तो क्या भारत महत्वपूर्ण स्थिति निभा सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है दोनों देशों के बीच में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस वर्ष अगर मैं बात करूं विशेषकर 2023 की, तो भारत के संबंध विदेशी देशों में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। भारत एक बहुत अहम भूमिका निभाते हुए देख सकता है, क्योंकि इस वर्ष जो है भारत के संबंध भी अच्छे रहेंगे, इसका मान सम्मान में भी लगातार वृद्धि होगी। तो भारतवर्ष कहीं ना कहीं एक विशेष भूमिका निभा सकता है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर ही इस जो इनके बीच जो भिड़त चल रही है, जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है, इसका प्रतिकूल प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव भारत में महंगाई के रूप में जरूर देखने को मिल सकता है जी, और भी कई राजनीतिक उथल पुथल भी यहाँ पे सामने आएंगी। जी, ठीक है। ऐश्वर्या जी, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, वापस से स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, अगली राशियों की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि बची हुई है, लेकिन उससे पहले आपसे भी हम इस संबंध में टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति फिलहाल बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, क्या कुछ 2023 में देखने को मिल सकता है? आपसे भी इस संबंध में हम टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, मैं पहले कोरोना पे टिप्पणी कर देता हूँ। बिल्कुल, कोरोना पे मैंने बहुत भविष्यवाणियाँ की हैं, एक बार पुनः कोरोना पे बता देता हूँ। 13 फरवरी के बाद कोरोना का प्रभाव भारत में जरूर देखने को मिलेगा। मैं ऐश्वर्या जी की बात से सहमत हूँ कि डेथ का कोई रेट भारतवर्ष में उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि पहले की दूसरी लहर में था। नंबर 2, कोरोना वापस आएगा, चूँकि BF07 का जो वेरिएंट है वो भारत में मौजूद है। IIT कानपुर का एक अभी रिसेंट में ही सर्वे आया था, उसमें उन्होंने कहा कि वेरिएंट हमारे यहाँ मौजूद है। चूँकि हमारे यहाँ लगातार वैक्सीनेशन इतना ज़बरदस्त हुआ, हार्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन कोरोना आएगा ज़रूर। क्योंकि कोरोना, आप देखिए कि कोरोना की आप जब कुंडली बनाते हैं, मैं जो कि 2019 के बाद से ही लगातार बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि फरवरी से लेकर मई के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, कोरोना उस समय अपने बिल्कुल पीक पर जाता है। लेकिन इस साल कोरोना, चूँकि भारतवर्ष की कुंडली को यदि आप बहुत ध्यान से देखें, जैसा ऐश्वर्या जी ने भी कहा, वृषभ लग्न और कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में भारतवर्ष, जो कि स्वतंत्रता जो दिवस है 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को भारतवर्ष एक देश के रूप में आया था। तो देखिए, अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहा है। भारतवर्ष की राशि कर्क है और कर्क राशि से अष्टम भाव का शनि, ढैया शनि। अष्टम भाव, चूंकि हम सभी जानते हैं, मृत्यु, तुल्य, कष्ट और देश में एक बड़ी समस्या को लेके आने वाला है। 2 भविष्यवाणियां, कोरोना के कारण भारत में कोई आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होगी, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना का प्रभाव भारत में बढ़ेगा, उससे कोई बहुत डेथ रेट नहीं होंगी। फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च और अप्रैल तक कोरोना का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा भारत में। नंबर 2, भारतवर्ष की कुंडली को देखकर आपको मैं एक भविष्यवाणी जरूर कर रहा हूं, क्योंकि अष्टम भाव का शनि है, तो भारतवर्ष के जो पड़ोसी देश हैं, इनसे संघर्ष भारत का बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, खासतौर से नेपाल से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से और चाइना से। क्योंकि आप देखिए, सम सप्तम भाव, वृषभ लग्न की कुंडली है, और सम सप्तम भाव यानी वैदेशिक संबंधों के भाव का जो स्वामी ग्रह है मंगल, वो इस समय ट्रांजिट कर रहा है लग्न में, रेट्रोकेट होकर, वक्री होकर। 16 जनवरी के बाद वो जैसे ही मार्गी होगा और उसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन राशि यानी भारतवर्ष की सेकंड हाउस, वो कर्क राशि से अष्टम भाव, द्वादश भाव में। तो आप देखेंगे कि इस समय चीन से, पाकिस्तान से और नेपाल से भारत का संघर्ष बढ़ सकता है। हालांकि वैदेशिक नीति में भारतवर्ष बहुत आगे रहेगा, क्योंकि नो डाउट, क्योंकि वर्तमान में जो भारतवर्ष के ऊपर जो दशा चल रही है चंद्रमा की, पराक्रम भाव की दशा है, राशि स्वामी की दशा है, बेहद लाभकारी रहेगी। लेकिन भारतवर्ष में इस साल समस्याएं बढ़ने वाली हैं। आर्थिक रूप से भारतवर्ष संकट में आगे बढ़ेगा। वैदेशिक मुद्रा का जो भंडार है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी अवश्य आएगी। भारत को संघर्ष करना पड़ेगा। जहाँ तक संबंध है रशिया और चीन के युद्ध का, तो देखिए, पुतिन की जो कुंडली है, व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि वृषभ लग्न और तुला राशि के जातक हैं, शनि का ढैया उतरेगा तो फरवरी मार्च के बाद मुझे लगता है कि इस ये जो युद्ध है इसमें कुछ ना कुछ कमी आना चाहिए। परंतु जेलेंस्की की जो कुंडली है वो संघर्ष जारी रखेंगे और इस साल
पूरे साल युद्ध रहेगा, विश्व युद्ध जैसी समस्या नहीं रहेगी। बात करते हैं अगली चीज़ की, बेरोजगारी और बाकी समस्याओं को लेकर। तो भारतवर्ष में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी और भी काफ़ी संकट आएंगे, चूँकि कृषि को क्षेत्र को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन परंतु आपको मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो साल है भारत का 2023 का, इसमें भारत को कहीं ना कहीं कुछ संकटों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। अगली राशियों की तरफ आगे बढ़ जाता हूं, जो कि राशि है मकर। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अभी तक शनि आपकी राशि में गोचररत था, अब द्वितीय भाव में चला जाएगा। तो धन से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होंगी, घर परिवार से लेकर जुड़ी हुई परेशानियां दूर होंगी और कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ की स्थिति इस साल बनी रहेगी। लेकिन 17 अप्रैल के बाद जो पराक्रम भाव से निकलने वाला गुरु है वो चौथे भाव में चला जाएगा और पूरे साल भर रहेगा। तो आपको सुख में कमी आ सकती है, माता को लेकर कष्ट होंगे, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में परेशानी होगी। लेकिन शनि आपको बहुत लाभ देने जा रहा है, क्योंकि मूल त्रिकोण का है, आपका राशि स्वामी है, द्वितीय भाव में उसका गोचर बहुत सुखकारी माना जा सकता है, परंतु आपकी माता को कष्ट वो अवश्य देगा। कुल मिलाकर वर्ष भर में शनि बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। तो ये साल पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर रहेगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। तो देखिए 17 जनवरी से अभी तक जो कुंभ राशि वाले जातक पिछले 2.5 साल से परेशान थे, तो अब वो परेशानी दूर होने जा रही है। शनि महाराज बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, मूल त्रिकोण की राशि है, पूरे साल भर आपको लाभ देंगे। मानसिक तनाव, परेशानी, वैवाहिक संबंध, शारीरिक संबंध, प्रेम संबंध, हर चीज़ में लाभ देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, गुरु महाराज जो अभी तक आपकी राशि से द्वितीय भाव में थे, अब वो पराक्रम भाव में 17 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और लाभ मिलेगा। 17 अप्रैल से कुंडलियां और शानदार होंगी। तो आप देखिए कार्य क्षेत्र, नए कामकाज को लेकर कोई परेशानी है तो वो दूर होगी, धन लाभ आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शेयर मार्केट या अन्य चीज़ों में आप निवेश कर रहे हैं उसमें लाभ होगा, नया वाहन, नया मकान इत्यादि खरीदने के योग बनते हैं। और सितंबर से जैसे ही केतु महाराज वहां से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे, आपके लिए और थोड़ी सी परेशानी कम होगी। हालांकि अष्टम भाव का केतु स्वास्थ्य को लेकर परेशान अवश्य करता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करेंगे तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये साल थोड़ा कमजोर होने वाला है। सबसे पहली चीज तो गुरु आपकी राशि से निकल जाएगा 17 अप्रैल के बाद, तो और परेशान होंगे। 17 जनवरी के बाद से शनि का अशुभ ढैया आपके ऊपर यानी 7.5 शुरू हो रही है। पहला ढैया आ रहा है तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी, कामकाज को लेकर परेशानी होगी, नया कोई कामकाज आपका शुरू नहीं हो पाएगा, वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्टमय रहेगा, प्रेम संबंध, शासकीय कार्यों, अशासकीय कार्यों में लगातार रुकावटें उत्पन्न होंगी, परेशानियां पूरे साल भर जारी रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सितंबर के महीने में राहु का गोचर जैसे ही आपकी राशि में होगा, तनाव और बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि ये साल आपके लिए बहुत कष्टमय है। मीन राशि वाले जातक को इस साल भगवान की पूजा विशेष रूप से करिए, शनिदेव को मनाइए, अपने राशि स्वामी को मनाइए, राहु को मना लीजिए। लगभग सारे ही ग्रह आपको तंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल अरविंद जी, आपकी बताई हुई चीज़ें ज़रूर हमारे दर्शकगण जो हैं वो याद रखेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, उम्मीद है ये बहुत ही उनके लिए मददगार साबित होने वाला। अगली बार एक बार फिर से हम ऐश्वर्या जी की तरफ में बढ़ेंगे। ऐश्वर्या जी, बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार ये समस्या हमारे देश प्रदेश में बनी हुई है। हमेशा इसके लिए धरना प्रदर्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मांग करते रहे हैं। शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं सुधरने पर आया है, लेकिन वो बेरोजगारी खत्म फिलहाल हमारे देश में जो है नहीं हो पा रही है। इसको लेकर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी? क्या जो युवाओं का सपना है 2023 में कि उन्हें अच्छा रोजगार मिले, नौकरी मिले, कुछ पॉजिटिव है उनके लिए? बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा विषय आपने यहाँ पे इसकी चर्चा की है। निश्चित रूप से सबसे अहम जो व्यक्ति के पास चीज होती है वो है रोजगार, वो है उसका धन, वो है उसकी अर्थव्यवस्था स्वयं की। अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो अब जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 17 जनवरी से शनि का जो प्रवेश है मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में होने वाला है। तो रोजगार जो है व्यक्ति को उसके देश से मिलता है, उसके स्थान से मिलता है, वो उसकी बनती है कर्म भूमि। अब कर्म स्थान पे जो शनि प्रवेश करने वाले हैं स्वग्रही होकर, यानी कि दशम भाव में, भारतवर्ष की कुंडली में, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। अब रोजगार जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है ऊंचे तबके के लिए, जैसे कि आपने शिक्षा के क्षेत्र की बात की, तो वो वर्ग जो अत्यधिक शिक्षित है, पर्याप्त रूप से शिक्षित है। दूसरा वर्ग वो होता है जो अशिक्षित वर्ग है, जो लेबर की श्रेणी में आता है, श्रमिक की श्रेणी में आता है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे ऊंचे तबके के लोग हो, अफसर वर्ग के लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, या फिर नीचे तबके के लोग हो जो कई हद तक पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित वर्ग जो है, दोनों ही के लिए
शनि की ये जो बदलाव है 17 जनवरी के बाद, ये परिस्थितियां निर्मित करेगा जहां पे उनको रोजगार की स्थितियां देखने को मिलेगी। साथ ही भारतवर्ष की इस कुंडली की अगर मैं विषय में बात करूं तो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स भी अब हमें देखने को मिलेंगे। भारी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी इस वर्ष भारत में आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं निश्चित रूप से ये जरूर कहूंगी, अभी तक जो फॉरेन रिजर्व रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा है भारत का, वो $600 बिलियन था, लेकिन वो घट के अभी हमें देखने को मिल रहा है $530 बिलियन में, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो जैसे कि पंडित जी ने ऑलरेडी कहा है इस बात को कि कहीं ना कहीं आर्थिक उथल पुथल रहेगी, मैं पूर्णतः सहमत हूं इस विषय में। 2023 में जैसे कि शनि की अढ़ैया भारतवर्ष की कुंडली पे आ जाएगी, तो ये अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाएगी और यहाँ पे समस्याएं जन्म लेंगी। लेकिन रोजगार की स्थिति में अगर मैं पुनः लौटूं तो कहीं ना कहीं रोजगार बेहतर रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है ऐश्वर्या जी, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। हमारे साथ अरविंद जी भी लगातार बने हुए। अरविंद जी, इसी बात पर आपकी भी टिप्पणी चाहूंगी। अर्थव्यवस्था पर अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था इस बार 2023 में क्या कुछ रहने वाली है? क्या उथल पुथल देखने को मिलेगी, बेहतर होगी या फिर गिरेगी? क्या क्या लगता है आपको? देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा जी। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था भारत में निवेश के ऊपर सबसे ज़्यादा आधारित है। जी। भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ देशों के साथ हम जो व्यापार कर रहे हैं उस पर भी बहुत आधारित है। आपने जैसा ऐश्वर्या जी ने इस बात को उठाया, मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, शनि का जो ट्रांजिट है, वृषभ लग्न से निसंदेह शनि मूल त्रिकोण की राशि यानी दशम भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि राशि पर जो शनि का प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ना कि लग्न पर। इसमें दो राय नहीं, क्योंकि मूल त्रिकोण का शनि अपने आप में लाभ तो अवश्य देगा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत डेंट पहुंचाने वाला है। इसके पीछे का एक और कारण बताता हूं। देखिए, 17 अप्रैल से भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें जो आय भाव का स्वामी ग्रह है गुरु, वो लग्न से 12वें भाव में जा रहा है और राशि से दशम भाव में। गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हमेशा हानि कराता है, यानी अर्थव्यवस्था और कार्य क्षेत्र में भारत को डेंट लगने वाला है। उसके पीछे का एक और कारण आपको बताता हूं कि यूरोप जो पूरा जहां से भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश आता है, पूरा यूरोप बहुत बड़े आर्थिक संकट में जाने वाला है। अमेरिका बहुत बड़े आर्थिक संकट में जाने वाला है, क्योंकि अमेरिका वृषभ राशि का देश है और आप देखिए कि राशि से 12वें भाव में खासतौर से गुरु का ट्रांजिट करना, चूंकि गुरु प्रधान देश है अमेरिका, जहां पर बहुत बुद्धिशाली है कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर। चूंकि आने वाले 5 सालों में आप ही के चैनल से एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं। डॉलर जो आज भारत में 83 रुपये या 88 रुपये का है, आज से 5 साल के बाद आप देखेंगे कि वो 53 रुपये पे आकर टिकेगा, यानी डॉलर के रेट बहुत तेजी से डाउन होने वाले हैं। जब जैसे ही डॉलर गिरेगा अमेरिकन अर्थव्यवस्था एकदम श्रिंक होने वाली है। और इसके अलावा देखिए, पड़ोस का देश भारत के जो सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध है, बेशक चीन से झगड़ा है, लेकिन भारत और चीन के बीच में बहुत सारा व्यापार हो रहा है। लेकिन चीन, चूंकि इस समय चीन एक मेष लग्न और कर्क राशि का देश है, और आप देखिए कि कर्क राशि में शनि के आने से पहले, यानी अशुभ ढैया में आने से पहले ही वहां पर कोरोना इतना तेजी से फैला। अर्थव्यवस्था वहां की भी श्रिंक होने वाली। आने वाले 5 सालों में चीन आपको बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई देगा। आप देखेंगे कि जिन देशों से आप व्यापार करते हैं, जिन देशों से आप कच्चा माल खरीदते हैं, चूंकि हम खरीदते किस वजह से, हमारे देश की जो मुद्रा भंडार है अभी $530 बिलियन है। आपको साल भर के अंदर ही $450 बिलियन यानी कम से कम $100 अरब का भारतवर्ष को नुकसान होने वाला है इस साल। कारण यह है कि कई चीज़ें बहुत महंगी खरीदना पड़ेंगी, क्योंकि हम जो भी लेन देन करते हैं, खरीदारी करते हैं, वो मुद्रा के आदान प्रदान से करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूंकि भारत के बॉर्डर कमजोर होते जा रहे हैं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था श्रिंक होती जा रही है, नेपाल में एक बार पुनः माओइस्ट सरकार आ गई, पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार बन गई है, श्रीलंका जो कि चाइना के पूरी तरह से कब्जे में है, मालदीव जिस पर हमारा कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, बांग्लादेश चूंकि उनकी अर्थव्यवस्था हमसे जुड़ी हुई है, बेशक वो भारत के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन वो भी श्रिंक होते जा रहे हैं। जब आपके आसपास का पड़ोस कमजोर होगा, कहीं ना कहीं आपको उनकी मदद करना पड़ेगी, क्योंकि एक पड़ोसी का धर्म भी आपको निभाना है। अर्थव्यवस्था को डेंट पड़ेगा, कामकाज को लेकर परेशानी होगी, निवेश आएगा जरूर, परंतु उतना निवेश नहीं आएगा। निवेश करने वाले देश सबसे ज्यादा यूरोप के हैं, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था ही जब कमजोर होगी, जो कि रशिया और यूरोप के बीच में बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। सबसे बड़ा विवाद गैस को लेकर होने वाला है, तेल को लेकर होने वाला है। रशिया बहुत हद तक परेशान होगा। हालांकि भारत को एक मैं भविष्यवाणी जरूर करने वाला हूं, क्योंकि भारत ईरान से भी अब अगले साल तेल जरूर खरीदेगा, भारत रशिया से भी तेल खरीदेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था तेल बेचने के कारण, चूंकि कब
सस्ते में तेल खरीदेंगे अमेरिका और दूसरे कंट्रीज को जब आप तेल बेचेंगे तो उससे भी भारत में मुद्रा भंडार बढ़ेगा। परंतु ये साल मिला जुला रहेगा, ध्यान रखने वाला साल है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारतवर्ष के जो राजनेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, चूंकि उनके ऊपर शनि का अशुभ ढैया प्रारंभ हो रहा है तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चौथे भाव का शनि उनको अभी कष्ट देके गया आने से पहले ही, तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अरविंद जी, आपके इन बातों से कुछ कुछ चीजें समझ में आई है कि हाँ, महंगाई का असर मिला जुला रहने वाला, लेकिन इस पर महंगाई पर भी एक बार जरूर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि आए दिन इस पर भी धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। जो गृहिणियां हैं वो परेशान नजर आती हैं और अक्सर महंगाई को लेकर जो है कई सारी बातें भी निकल कर आती है। तो महंगाई को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा आने वाले साल में खासतौर से अप्रैल के बाद में तेल और डीजल के भाव निसंदेह कम होंगे। जो आज कीमत है उसमें कमी आएगी, सिलेंडर आपको थोड़ा सस्ता और मिलेगा, तो गृहिणियों के लिए ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। जहां तक बात है खाद्यान्न और अन्य चीज़ों की, उसमें भी भारत को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज उसमें लाभ देंगे। क्योंकि हमारे खान पान और हमारी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। तो गुरु आपके इस भारतवर्ष में इस साल खेती किसानी बहुत अच्छी होने वाली है। महंगाई कम बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। महंगाई और बढ़ेगी। बेशक सामान सस्ते होंगे, परंतु महंगाई का सामना भारतवर्ष को आने वाले 2.5 सालों में और तेजी से करना पड़ेगा। आपकी खरीदने की जो क्षमता है वो लगातार कम होती जाएगी। बेशक आज आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, आप अगले साल 40,000 कमाएंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा अपने घर को चलाने के लिए। तो परेशानी भारतवर्ष को बढ़ेगी। लेकिन हाँ, 2025 के बाद जब सूर्य की महादशा भारत के ऊपर आने वाली है, उसका एक विलक्षण परिणाम भारत को अवश्य देखना पड़ेगा। आप अगले साल बुलाइए तो हम उस बारे में भी भविष्यवाणी अवश्य जरूर 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 सर, क्योंकि जितनी सुंदर जानकारियां आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले से ही वो सतर्क हो जाएंगे और जो कुछ उन्हें उपाय करने होंगे मुझे लगता है वो अभी से अपनाने शुरू भी कर देंगे। एक बार फिर से ऐश्वर्या जी की तरफ बढ़ेंगे। ऐश्वर्या जी, कुल मिलाकर 2023 कैसा रहने वाला है? सहयोग क्या कुछ बन रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला, क्या लग रहा है आपको पूरा 2023 को देखकर? बिल्कुल, देखिए, ये तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि 2023 भारतवर्ष के लिए बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आ रहा है। स्मूथ ईयर कहना गलत होगा यहाँ पे, कि बहुत ज्यादा सरलता से ये वर्ष अगर भारत के लिए निकलने वाला, ये कहना पूर्णतः गलत होगा। राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक उथल पुथल, आर्थिक उथल पुथल सभी रूप से देखने को मिलेगी। एक और मैं यहाँ पे बोलूं, पंडित जी से मैं बिल्कुल यहाँ पे सहमत हूँ। इन्फ्लेशन के विषय में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ने वाली है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे अनुमान से मुझे लगता है कि कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल आपदाएं भी देखने को मिल सकती हैं, जिससे भी जनहानि हो। कहीं ना कहीं ऐसे कोई डिजास्टर्स चीजें और घटनाएं भी भारतवर्ष में घट सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय रह सकता है, जहां पे हमें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। राजनीतिक भी काफी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बने रहेंगे। टेंशन का माहौल जो है राजनीतिक रूप से लगातार देखने को मिलेगा। 22 में भी जिस प्रकार हमको देखने को मिला कि धर्म को लेके बहुत ज्यादा चर्चाएं रही, चाहे वो बनारस के शिवलिंग से लेके किसी भी रूप में रामलला की भूमि को लेके हो, ये सब कहीं ना कहीं इस वर्ष भी बहुत ज्यादा प्रचलित और चर्चा में रहने वाले विषय रहेंगे। बहुत सावधानी, बहुत सतर्कता हमें बरतनी होगी। इस वर्ष सरलता कम रहेगी हमारे लिए। तो ऐश्वर्या जी, कुछ उम्मीदें यहाँ पर सौगातों की तरफ 2023 के लिए हम लगाएं कि नहीं लगाएं? निश्चित हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। और देखिए, जितना ज्यादा हम यहाँ पे अपने आप को घिसेंगे, उतना ज्यादा हम तर्श के सामने आएंगे। 2024 के लिए हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हम ये मान सकते हैं, लेकिन 23 में चुनौतियों के लिए हमें बहुत ज्यादा तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, लौटूंगी आपके पास। अरविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां तो यहाँ से आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी हैं, और किस तरीके से 2023 रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं अब। लेकिन सौगातें कुछ मिलेंगी उन्हें, सौगातों वाला ये साल रहने वाला है या नहीं रहने वाला, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं आपको एक भविष्यवाणी जो भारत के लिए बहुत शानदार होने वाली वो बताने जा रहा हूँ जी, जो वाकई में देश के जो नागरिक हैं जो इस बात को सुनेंगे बहुत प्रसन्न होंगे। भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त करने वाला है। 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि भारतवर्ष अभी जैसे ही गुरु का ट्रांजिट 17 अप्रैल के बाद होगा, और ख़ास तौर से जब राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन की तरफ आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे भारतवर्ष में
कुछ ऐसे इन्वेंशन होने वाले हैं रक्षा के क्षेत्र में, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी आधुनिक मिसाइल भारत डेवलप करने वाला है जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। भारत अपना जो LCA यानी उनका जो हमारा जो तेजस विमान है जिसको MK2 भी कहा जाता है, मुझे लगता है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। अपना खुद का विमान जो 5th जनरेशन हवाई जहाज है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। 2025 तक वो शामिल भी हो जाएगा। ये भी आप ही के चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मिसाइल के मामले में भारत और रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा निर्यात भारतवर्ष इस साल करने जा रहा है। डिफेंस के क्षेत्र से बहुत मुद्राएं भारत कमाने वाला है। और जहां तक प्रश्न है हमारी सीमाओं की रक्षा करने का, तो भारत देश की सीमाओं पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत और चीन के बीच में साल भर झड़पें होने वाली हैं। G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है जिसका नेतृत्व भारत करने वाला है, क्योंकि चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत के उसमें ये नेतृत्व में सफल हो सके। क्योंकि G20 का एक समिट कश्मीर में यानी श्रीनगर में होने वाला है, जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों ही परेशान हैं। क्योंकि वहाँ पर समिट होने का मतलब है कि कश्मीर समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाना। दुनिया के सारे देश वहां पर पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे कि उसको लेकर चाइना लगातार भारत के पड़ोस में हरकत करेगा, जो अभी तवांग में किया। अभी 4 महीने छोड़ दीजिए, मई में जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू होगी और शनि जैसे ही वक्री होंगे मई में, एक बार पुनः वो हिमाकत करेगा। वहां से लेकर सितंबर तक कुछ ना कुछ वो अवश्य करेगा। जब तक शनि महाराज मेष राशि में गोचर रहते हैं तब तक वो लगातार करेगा। पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान के बारे में एक भविष्यवाणी आप ही के चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, क्योंकि अगले साल पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। पाकिस्तान में खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे, लाले पड़ेंगे। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की जो सरकार है वो हट जाएगी और वहाँ पर एक न्यूट्रल सरकार यानी स्पेशलिस्ट लोगों की सरकार बनेगी। नवंबर के आखिर में पाकिस्तान में चुनाव होंगे और एक बार पुनः वहाँ नवाज शरीफ के नेतृत्व में जो आज वहाँ पर PDM जिसको कहा जाता है वो सरकार वहाँ पर बनाने जा रही है। एक और चीज़ आप ही के माध्यम से नेपाल की भविष्यवाणी भी कर देता हूँ। नेपाल में जो कि पुष्पदहल कमल प्रचंड और जो वहाँ पर KP शर्मा ओली की सरकार जो चल रही है वो भी सितंबर के बाद, जब शनि खासतौर से गुरु जब मेष राशि में केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है वो ट्रांजिट जब कन्या राशि में पहुंचेगा तो वो सरकार जो अभी मिलजुल के इन्होंने बनाई है वहां पर नेपाली कांग्रेस की सरकार सितंबर के बाद बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये सरकार वहां पर गिर जाएगी, लेकिन नेपाल बहुत बड़े आर्थिक संकट में जाने वाला है। यही स्थिति कम होवे श्रीलंका की होने वाली है। और आप देखेंगे कि भारतवर्ष इन पूरे खास तौर से जो दक्षिण एशिया की हम बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो भारत इन सारे देशों में लीडर की पोजीशन में आएगा। और 2025 के बाद आप ही के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भारत चीन को लगभग पछाड़ देगा और 2025 के बाद बहुत तेजी से भारत इस दुनिया में नेतृत्व करना या जिसको सुपर पावर कहा जाता है उस सुपर पावर की भूमिका में अवश्य आएगा। पंडित जी, एक अंतिम टिप्पणी भी आपसे चाहूंगी मैं दुर्घटनाओं के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हमारे देश में है दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, काफी तादाद में वो देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर कुछ राहत मिलेगी या फिर और ज्यादा बढ़ेंगी, क्या लगता है इस पर? नहीं, दुर्घटनाएं तो बढ़ेंगी। देखिए, अष्टम भाव का शनि है, दुर्घटनाओं के भाव में बैठा है, भारतवर्ष को बहुत तंग करने वाला है। ढैया शनि, अष्टम ढैया यानी बहुत जनहानि होगी, स्थान हानि होगी, बड़े भूकंप भी आएंगे, बहुत बड़ा भूस्खलन भी भारत में देखने को इस बार मिलेगा। जनहानि कोरोना के चलते तो नहीं होगी, लेकिन और अन्य कारणों से रेलवे के एक्सीडेंट हो सकते हैं, वाहन हवाई जहाज दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वाहन दुर्घटनाएं इस साल काफ़ी होंगी देश में, आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो परेशानी तो जनता को है। तो बंधुओं, जिन जिन की राशियां कमज़ोर हैं, कृपया अगर अपनी राशिगत अनुसार उपाय करके घर से निकलें और ये ज़रूर देख के निकलें, क्योंकि हम लोग ज्योतिषी हैं, तो चंद्रमा आपकी राशि के अनुकूल है या नहीं। यदि अनुकूल नहीं है तो बिल्कुल यात्रा करने से बचिएगा, अनुकूल है तो बिल्कुल आप यात्रा करिए। ऐश्वर्या जी या हमारे से या जो भी विद्वान ज्योतिषी हैं उनसे सलाह लेकर कि कहाँ दिशा शूल है, कहाँ नहीं है, किस दिशा में हमको यात्रा करनी है नहीं करनी है, ज़रूर आप सलाह लेकर निकलेंगे। ज्योतिष यही कारण है, ज्योतिष भविष्य देखने की एक विधा मानी जाती है। तो आप इस विधा का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए और अपने साल को मजबूत बनाइए। बिल्कुल अरविंद जी, ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर सुंदर जानकारियां देने के लिए और उन्हें भविष्य के लिए आगाह भी करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये था हमारा खास कार्यक्रम साल चक्र 2023। तो 2023 आप लोगों के लिए किस तरीके से रहने वाला है, ये हमारे दोनों दिग्गज ज्योतिषों ने बताया है आपको, ताकि आप आने वाले समय के लिए आगाह रह सके, सचेत रह सके। हालांकि हम भी यही कामना करेंगे कि 2023 आपके लिए सौगातों भरा हो, शानदार हो, जबरदस्त रहे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।